नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। आपके सामने हाजिर हूं मैं सोनाली ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस कैलेंडर में महज एक तारीख भर नहीं है, बल्कि यह किडनी रोग के बोझ से निपटने के लिए एक वैश्विक आह्वान है। मार्च के दूसरे गुरुवार को प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला विश्व किडनी दिवस पूरे विश्व किडनी के स्वस्थ, रोकथाम और देखभाल तक समान पहुंच के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। इस बार विश्व किडनी दिवस 13 मार्च को मनाया जाएगा। इस बार साल भर चलने वाले अभियान की थीम क्या आपकी किडनी ठीक है, जल्दी पता लगाएं, किडनी के स्वास्थ्य की रक्षा करें। किडनी रोग की रोकथाम और प्रबंधन की शुरुआत, पहचान और हस्तक्षेप से संबंधित जीवन परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डालती है। इस वैश्विक जागरूकता बढ़ाने वाली पहल में शामिल होने में आपकी मदद करने के लिए कई संसाधन उपलब्ध है। वो कौन कौन सी संभावनाएं हैं, आज हम जानेंगे हमारे खास कार्यक्रम सेहत और आप में मैक्स सुपर हॉस्पिटल के शालीमार बाग दिल्ली के निर्देशक, यूरोलॉजी, रोबोटिक यूरोलॉजी और साथ ही रीनल ट्रांसप्लांटेशन के एक्सपर्ट डॉक्टर वाहिदु जमान से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है और ये क्या है? विश्व किडनी दिवस हर साल सेकंड थर्सडे मतलब सेकंड गुरुवार को मनाया जाता है। तो इस साल 13 मार्च को ये मनाया जाएगा। और जैसा आपने बताया, इसका बेसिक थीम वही है कि आपको अपने किडनी के बारे में मालूम है और उसका अर्ली डिटेक्शन और उसमें प्रिवेंशन कैसे किया जाए, ये आम जनता को बताया जाता है कि किडनी डिजीज से हम बचें। और ये कोई, आपने जैसे सही कहा कि ये एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, ये पूरे साल भर का है। ये इस थीम पे काम करना होता है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ानी होती है कि हम अपने किडनी को कैसे स्वस्थ रखें और उसके प्रिवेंशन के लिए क्या क्या तरीके हैं और अर्ली किडनी फेलियर के अर्ली डिटेक्शन के क्या साइंस सिम्टम्स हैं, इसके बारे में हम लोगों को अवगत कराएं ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके और उसका प्रिवेंशन हो सके, ताकि डिजीज कॉम्प्लिकेट नहीं हो। बिल्कुल सर, एक बेसिक क्वेश्चन है जो बहुत लोगों को पता नहीं है, किडनी का हमारे बॉडी में क्या रोल होता है, किडनी कैसे काम करती है? हमारे शरीर में 2 किडनी होते हैं प्रायतः, पर 1000 में एक आदमी एक किडनी के साथ भी पैदा होता है। तो किडनी का मेन फंक्शन जो है वो कुदरत ने एक अजीब सा ऑर्गन बनाया। आप देखें, इसके इतना इम्पोर्टेंट है बॉडी मैकेनिज्म में ओवरऑल हमारे स्वस्थ रहने के लिए, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ये हम लोग के शरीर में एक छोटा सा ऑर्गन है ये किडनी, पर उसका काम आप देखो, बॉडी में फ्लूइड फिल्ट्रेशन है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और कैल्शियम बैलेंस देखता है बॉडी का। बॉडी में कई तरह के हार्मोन्स पैदा करके ये जैसे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, उसके अलावा आरबीसीज बनाना और उससे हीमोग्लोबिन बनता है शरीर का, उसमें मदद करता है ये। तो शरीर का हर अंग इससे इनडायरेक्टली अफेक्ट होता है यदि इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो। सबसे इम्पॉर्टेंट इसका वाटर एक्सक्रीशन एंड वेस्ट एक्सक्रीशन है। एक्सेसिव जो फ्लूइड होता है वो बॉडी से निकालता है। फॉर एग्जांपल, हमारे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है थ्रू आउट डे, ऑलमोस्ट आप इससे अंदाज लगा सकते हैं 180 लीटर्स के करीब ब्लड किडनी में होल डे सर्कुलेशन होता है। उसमें से हार्डली हम लोग का यूरिन कितना आता है, 2 to 2.5 लीटर्स। तो इतना मतलब सर्कुलेट होने के बाद उसको एब्जॉर्ब करता है यही किडनी, और वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए जितना जरूरी है 2 से 2.5 लीटर वो एक्सक्रीट करता है। बाकी बॉडी में वापस वो कई चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो वापस एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इससे बॉडी में सोडियम, पोटेशियम, ओवरऑल मीन्स इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने के लिए बहुत ही बढ़िया ऑर्गन है। और इसकी वाकई में तुलना नहीं कर सकते इसके फंक्शन में, कि इतने से छोटे से स्ट्रक्चर से लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं, जो बेसिक यूनिट जो बोलते हैं,
मिलियंस होते हैं, मिलियंस नेफ्रॉन्स होते हैं दोनों किडनी में। बहुत ही सूक्ष्म स्ट्रक्चर है, पर इसके थ्रू वाटर का फिल्ट्रेशन और वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन और उसके साथ ये सब जितने भी बॉडी का ओवरऑल इफ यू देखें कि बीपी मेंटेन करना, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, उसके बाद हमारे बॉडी का हीमोग्लोबिन मेंटेन करने में अहम रोल है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में अहम रोल है इसका। बिल्कुल, कई अहम रोल है सर। लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी कि किडनी डिजीज क्या होता है, किडनी की बीमारी की शुरुआती लक्षण और संकेत क्या है जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज करते हुए नजर आते हैं? किडनी डिजीज ओवरऑल देखें दो तरह के होते हैं। एक होता है एक्यूट किडनी डिजीज और दूसरा क्रॉनिक। एक्यूट कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों में इफेक्ट कर जाता है किडनी को, जैसे बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, सेप्सिस होते, ब्लड लॉस हुआ बॉडी में, सडन किडनी डैमेज होता है, उसको एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं, AKI। उसके अलावा होता है दूसरा पार्ट है वो CKD है, क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्रॉनिक किडनी डिजीज कुछ महीनों से लेके कुछ साल में इफेक्ट होता है किडनी, और उससे किडनी फंक्शन डिटोरिएट होती है ओवर द इयर्स स्लोली। जबकि एक्यूट किडनी इंजरी ये कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों में डैमेज होती है, पर वो रिवर्सिबिलिटी रहती है AKI में, ये डिफरेंस है। वाइल CKD इज इरिवर्सिबल डिजीज, वो एक बार हो गया तो उसका हम फर्दर प्रोग्रेस रोक सकते हैं, पर हम लोग उससे वापस रिकवरी करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब पहले ही हम प्रिवेंट करें ताकि वो CKD में नहीं जाए। तो आपने जैसे बताया इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट का भूख नहीं लगना, वीकनेस, काम में मन नहीं लगना, शरीर में स्वेलिंग आना, पफीनेस ऑफ फेस, लिम्स में लोअर लिम्ब में स्वेलिंग होना। लोअर लिम्ब में स्वेलिंग ऐसे लीवर और हार्ट फेलियर केसेस में भी होता है, वो डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। उसके अलावा शरीर में ईचिंग होना, नोजिया, वॉमिटिंग, कुछ भी खाना, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने का मन नहीं होना, तो ये सब बेसिक सिम्टम्स होते हैं। उसके अलावा यूरिन आउटपुट ज़्यादातर कम हो जाता है। तो इस तरह के सिम्टम्स से पेशेंट प्रेजेंट करता है। तो हम लोग यूजुअली बोलते हैं जैसे वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग और या शरीर में स्वेलिंग हो तो तुरंत आप डॉक्टर की सलाह लें इसके लिए। ये हो सकता है आपके अर्ली किडनी डिजीज का अर्ली लक्षण है। कई पेशेंट हम लोगों के पास आते हैं सर कि झाग बन रहा है यूरिन में, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कई लोग हम लोगों के OPD में आते हैं, तो झाग बनना भी एक इम्पोर्टेंट है। और लेकिन सर जब जॉन्डिस होता है तब भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, यूरिन में झाग बन रहा हो? हाँ, वो कई डिजीज में होता है। उसमें यूरिन कलर भी डिफरेंट होता है, काफी डार्क येलो हो जाता है। तो झाग बनने के सिम्टम से कई पेशेंट आते हैं हम लोग को, क्योंकि इसमें जब प्रोटीन एक्सक्रीट होता है बॉडी में किडनी डिजीज की वजह से, उससे भी झाग बनता है। शुगर हो उससे भी झाग बनता है। तो कई अर्ली साइन सिम्टम्स में हम लोग इसको काउंट करते हैं। पर इसका बहुत ही सिंपल मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि यूजुअली जब यूरिन पास करते हैं हम लोग, फ्लो बहुत अच्छा होता है, उससे भी झाग बनता है, पर वो सिंगल लेयर होता है, वो इमीडिएटली डिसअपियर हो जाता है आफ्टर सम टाइम। पर किडनी डिजीज के वजह से जो झाग बनते हैं वो मल्टी लेयर्ड होते हैं, और उसको आपको लिटरली उसको फ्लश करना पड़ता है। तो ब्लड शुगर बढ़ने से भी यूरिन ज़्यादा आता है। इसके अलावा डेफिनेटली इन्फेक्शन होने से, प्रोस्टेट की बीमारी से भी फ्रीक्वेंसी रहती है। पर डेफिनेटली जब यूरिन आउटपुट ज़्यादा आ रहा हो, बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, रात को कई बार आप जा रहे हैं, तो उस पर सिम्टम्स पे ज़रूर ध्यान दें और आप डॉक्टर से मिलें, अपना शुगर चेक कराएं। उसके अलावा ब्लड प्रेशर घर में रेगुलर चेक करते रहना चाहिए, जिनके पास इंस्ट्रूमेंट्स है। आजकल लोगों में अवेयरनेस है काफ़ी इसके बारे में। तो और जो हाई रिस्क है, फैमिली में ऑलरेडी जिनके डायबिटिक और हाइपरटेंसिव है, उनको संभल जाना चाहिए और उनको रेगुलर चेकअप कराएं। ताकि मेरा सवाल भी यही था कि किडनी के रोगियों के लिए स्क्रीनिंग कैसे की जाए, ये मेरा सवाल भी था सर। हाँ जी, घर पे सिंपल इन लक्षणों को, जैसे मैंने आपको बताया, जी जी, लक्षण है सबसे इम्पोर्टेंट। जैसे
वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, शरीर में इचिंग होना, पफिनेस ऑफ फेस, और उसके बाद लोअर लिम्ब में स्वेलिंग होना, बार बार पेशाब जाना, रात को ज़्यादा पेशाब होना, उसके अलावा यूरिन आउटपुट कम या ज़्यादा होना, ये मेनली सिम्टम्स होते हैं। तो ये अर्ली सिम्टम्स होते हैं, और सीवियर वीकनेस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। और कुछ परसेंटेज में तो हम ये कह सकते हैं कि विदाउट एनी सिम्टम्स दे प्रेजेंट। हम देखते हैं हाई बीपी है या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, हमने चेक किया यूरिन में, इसके लिए ब्लड टेस्ट इंपॉर्टेंट है और यूरिन टेस्ट बहुत सिंपल यूरिन टेस्ट है। यूरिन माइक्रोस्कोपी करते हैं और उसका बायोकेमिकल टेस्ट होता है, उससे हमें मालूम चलता है राइट फ्रॉम यूरिन कलर, उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी वगैरह, और यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, शुगर जा रहा है, ये सब चीज़ें हमें मालूम चल जाती है यूरिन टेस्ट से। ब्लड टेस्ट, यदि शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है तो यूरिया बढ़ जाएगा, क्रेटिनिन बढ़ जाएगा, तो सिंपल सीरम क्रेटिनिन ब्लड यूरिया टेस्ट से हम लोग मालूम करते हैं। इसके अलावा इमेजिंग टेस्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट इमेजिंग है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड किडनी एरिया का देखा जाता है, उससे भी हमें काफ़ी आइडिया लगता है कि किडनी कैसा फंक्शन कर रही है। जैसे स्पेशली सीकेडी डिजीज में हम लोग बोलते हैं लॉस ऑफ सीएमडी, मतलब कॉर्टिको मेडुलरी डिफरेंशिएशन खराब हो रहा है, बिल्कुल सॉलिड सी किडनी दिख रही है, तो किडनी डिजीज के बारे में उससे भी हमें अंदाज लगता है। तो अर्ली स्क्रीनिंग कैन बी डन। वो सिम्टम्स है यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, और फिर स्पेसिफिक अल्ट्रासाउंड, और एडवांस टेस्ट में सीटी और एमआरआई किया जाता है। बिल्कुल। सर ये भी बताइए कि किडनी की बीमारी, जो बीमार रोगी होते हैं उनके लिए उपचार का कौन कौन सा विकल्प हमारे पास अभी मौजूद है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये सवाल। और जैसे मैंने पहले बताया था आपको, किडनी डिजीज दो तरह के होते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी एंड क्रॉनिक किडनी डिजीज सीकेडी। दोनों का ट्रीटमेंट प्लान अलग अलग है। सबसे पहले हम AKI डिस्कस करेंगे। जैसे एक्यूट किडनी इंजरी, सपोज किसी को बहुत सेप्सिस हुआ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन, पाइलोनेफ्राइटिस, बॉडी में सेप्सिस, इससे क्रेटिनिन बढ़ा, और ये जैसे मैंने बताया कुछ घंटों से कुछ दिनों में हो जाता है। उसके अलावा एक्सीडेंट हुआ किसी का, रोड ट्रैफिक, ब्लड लॉस हो जाना, और उससे भी क्रेटिनिन बढ़ जाता है। तो ये AKI है, और इसमें हमें घबराने की बात नहीं है। वी हैव टू रिप्लेस, यदि फ्लूइड का इवन डायरिया डिहाइड्रेशन से AKI हो जाता है एक्यूट किडनी इंजरी, तो उसमें हमें रिप्लेस करना है, फ्लूइड रिप्लेस कर दें, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखें हम लोग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड है सीकेडी। सीकेडी जैसे मैंने बताया, ये कुछ दिनों से लेके कुछ महीनों से लेके कुछ साल का प्रोसेस है, स्लोली प्रोग्रेसिव, एंड यूजुअली इट इज इरिवर्सिबल डिजीज। इसमें मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, कारण क्या है सीकेडी के। जो सबसे कॉमन, जैसे पहले डिस्कस किया, 60% डायबिटीज और हाइपरटेंशन है। उसके अलावा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जैसे बेसिक किडनी डिजीज है, वो हो सकता है। उसमें प्रोटीन लॉस, उसके बाद हिमेचूरिया होता है, ब्लड जाता है यूरिन में, प्रोटीन चला जाता है, ये डिटेक्ट करते हैं, शरीर में स्वेलिंग हो जाती है। चौथा कारण है स्टोन डिजीज। इंडिया जैसे स्टोन बेल्ट हम लोग बोलते हैं, स्टोन डिजीज की वजह से, किडनी स्टोन की वजह से भी किडनी खराब होता है। नेग्लेक्ट करें, यदि सही टाइम पे आप उपचार नहीं करें तो उसमें भी किडनी फेलियर होता है। पांचवा इसमें इम्पॉर्टेंट कॉज है एनाल्जेसिक अब्यूज। तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, हम लोग बहुत ही इरेगुलरली, मतलब रेगुलरली नॉट इरेगुलर, फार्मेसी शॉप में जाते हैं और खट से पेन किलर ले लेते हैं। पेन किलर से सावधान रहें, अननेसेसरी पेन किलर ना लें बिना डॉक्टर की सलाह के। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, कुछ होते हैं पेन किलर जो एनेसिड्स बोलते हैं, पेन किलर्स जो सीधा डैमेज करते हैं किडनी को। यदि लॉन्ग टर्म यूज किया अपने जोड़ों के दर्द के लिए, या सर दर्द हुआ पेन किलर ले लिया, शरीर में जोड़ों में दर्द है, बॉडी एक है, आपने पेन किलर ले लिया, तो इससे सावधान रहें। इंडिया में 5वां मेजर कॉज है ये, दैट इज एनाल्जेसिक अब्यूज
उसका रेगुलर इस तरह का अब्यूज होता है और उससे किडनी डैमेज होती है। तो हमें इन सब फैक्टर्स को देखना है, फैक्टर्स को, और इसके वजह से क्रॉनिक किडनी डिजीज में पहुंचता है। तो हमें अब सीकेडी का क्या ट्रीटमेंट है, आपने जो सवाल किया था। सीकेडी में इनिशियली वही, पहले हमें हाइपरटेंशन कंट्रोल करना है, लो सॉल्ट डाइट देना है, डायबिटीज को अच्छे से कंट्रोल करना है, फ्लूइड कंट्रोल करना होगा। यदि यूरिन आउटपुट बहुत कम है तो डेफिनेटली फ्लूइड इनटेक भी कम रखना पड़ेगा, नहीं तो शरीर में स्वेलिंग हो जाएगी। किडनी का वो जो वाटर एक्सक्रीशन क्षमता है वो खत्म हो रही है। तो दिन में मुश्किल से लेस देन 1 लीटर पानी पीने देते हैं हम लोग, 700-800 जनरली। और यदि आउटपुट बहुत ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा सा फ्लूइड बढ़ाया जा सकता है इनटेक। उसके अलावा सॉल्ट इनटेक है, थोड़ा डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस है, इन सब का पालन करते हुए इनिशियल मैनेजमेंट कर सकते हैं। अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल, डायबिटीज से डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है। इनिशियल सीकेडी में, सीकेडी के 5 स्टेज होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, 5 इज डेंजरस, वो हेडिंग टुवर्ड्स ESRD, एंड स्टेज रिनल डिजीज इज स्टेज 5। जब हम लोग बोलते हैं GFR बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेस देन 15 ml पर मिनट जो GFR होता है, उसमें CKD मतलब 5, ESRD बोला जाता है, एंड स्टेज रिनल डिजीज। जब एंड स्टेज रिनल डिजीज हो गया, स्टेज 5 CKD, उसमें फिर डायलिसिस और रिनल ट्रांसप्लांट की बात आती है। डायलिसिस भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है सबसे कॉमन इमरजेंसी कंडीशन और सब जगह हीमोडायलिसिस, ब्लड के थ्रू होता है, और दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस, इससे हम अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। उसमें एक छोटे से ऑपरेशन से हम लोग पेट में CAPD कैथेटर डालते हैं और उससे घर पे ही आप डायलिसिस कर सकते हो। CAPD फ्लूइड अवेलेबल है और उससे घर में, और साइक्लर्स भी होते हैं, इसके मशीन अवेलेबल है आजकल, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही उस CAPD फ्लूइड से डायलिसिस संभव है। इसमें कई टेक्नीशियन आके घर में सिखा के जाते हैं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। सिर्फ एक इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आजकल ट्विन बैग्स आने लगे हैं इसमें, और इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत अच्छे से होने लगा है। कई बार ये CAPD से लोग 4-5 साल तक आराम से चल जाते हैं, वो एक ही कैथेटर से। उनको हॉस्पिटल नहीं आना पड़ेगा, शरीर में प्रोटीन लॉस नहीं होगा, ब्लड लॉस नहीं होगा, और अच्छे से हम बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। आप ऑफिस वगैरह सब जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हीमोडायलिसिस, जो एक्यूट कंडीशन में, और ओवर मेंटेनेंस डायलिसिस भी हीमोडायलिसिस से होता है। ये ब्लड के थ्रू होता है, लगभग 3 से 4 घंटे का डायलिसिस सेशन होता है, और वो CKD स्टेज पे और सीरम क्रिएटिनिन लेवल पे डिपेंड करता है कि हफ्ते में 2 बार करना है, 3 बार करना है, वो डॉक्टर डिसाइड करता है, नेफ्रोलॉजिस्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और उस हिसाब से हमें, कई लोग डरते हैं बुरी तरह से डायलिसिस से, कि एक बार डायलिसिस स्टार्ट हो गया तो मतलब जिंदगी भर का है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा, डायलिसिस हमारे ये कृत्रिम किडनी जैसा ही काम करता है एक तरह से, शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालना और एक्सेसिव जो फ्लूइड हुआ है बॉडी में, वाटर है, उसको निकालने का काम करता है। जिंदगी बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हीमोडायलिसिस। आप उससे लापरवाही ना करें, रोके नहीं। हम लोग के पास कई पेशेंट आते हैं जो सांस में तकलीफ, सांस नहीं ले पा रहे हैं, बेहोशी के हालत में, यूरिमिक एनकेफेलोपैथी बोलते हैं, हालत में हम लोग के पास आते हैं, ICU में रहते हैं कई दिनों तक, डायलिसिस देना पड़ता है और रिकवरी में टाइम लगता है। इसमें जानलेवा तक साबित होती है। पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं, फेफड़ों में पानी जम जाता है और ये जानलेवा साबित होती है। तो इसको मैं डिले बिल्कुल नहीं करें और घबराए नहीं। आजकल बढ़िया डायलिसिस मशीन है, सुविधाएं सब जगह अवेलेबल हैं, सब बड़े छोटे नर्सिंग होम, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सब जगह डायलिसिस अवेलेबल है। कई जगह इवन फ्री डायलिसिस भी होता है। तो उससे डरे नहीं, और सही जगह सही ढंग से आप डायलिसिस करवाएं। और क्रोनिक किडनी डिजीज से हम लोग इससे लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। और पर सबसे इम्पोर्टेंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसे आप हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस करेंगे तो आपका काम सफर करेगा। 4 घंटे आप डायलिसिस सेशन के लिए आ रहे हैं, उसके साथ आपके कोई अटेंडेंट आ रहा है, दिन भर बैठे हुए हैं, 4-6 घंटे का आना जाना लॉस, तो इससे एनीमिया भी बना रहता है, वीकनेस बना रहता है, बस आपकी लाइफ चलती रहती है। पर हम यदि क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें
तो वो सिर्फ रीनल ट्रांसप्लांट से अचीव कर सकते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट से। सो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और किडनी ट्रांसप्लांट के द्वारा लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। जो हम लोग किडनी और वो परिवार वाले यदि देते हैं, जो लाइव किडनी ट्रांसप्लांट होता है, दो तरह के होते हैं, एक लाइव एक कैडेवरिक। सो लाइव किडनी ट्रांसप्लांट में परिवार के लोग यदि डोनेट कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप अच्छा मैच है, HLA मैच अच्छा है, तो 12 से 15 साल ऑन एन एवरेज ये किडनी चलती है और लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। उसमें आप ऑफिस कर सकते हो, कोई पहचान नहीं पाएगा कि आपको किडनी डिजीज है और ट्रांसप्लांट पेशेंट है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, किस तरीके से ट्रांसप्लांट किया जाए, क्या होता है ये, इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दें हमारे दर्शकों को। किडनी ट्रांसप्लांट एक बहुत इम्पॉर्टेंट वैकल्प है रिनल फेलियर केसेस में। CKD केस, जो CKD5 ESRD बोलते हैं, एंड स्टेज रिनल डिजीज के लिए। डायलिसिस तो टेम्पररी मेथड है शरीर खून की सफाई का, पर परमानेंट यदि हम करना चाहें, कुछ हद तक क्योर संभव है इससे और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, वो है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट दो तरह से होते हैं। लाइव किडनी ट्रांसप्लांट, लाइव डोनर होते हैं जिसमें परिवार के लोग ही डोनेट करते हैं। उसमें ब्लड ग्रुप सेम होता है। आजकल तो ब्लड ग्रुप मैच भी नहीं हो तो ABO इनकॉम्पिटेबल ट्रांसप्लांट भी पॉसिबल है कई सेंटरों में। और दूसरा होता है कैडेवरिक, जिसको बोला जाता है सही टर्म में डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट। जैसे कई ब्रेन डेथ के केस होते हैं हॉस्पिटल में, जिनमें कोई चांस नहीं है कि वो रिकवरी करे। जैसे रोड साइड एक्सीडेंट हो जाते हैं, ब्रेन तक बाहर आ जाता है रोड साइड एक्सीडेंट पर, ऐसे में ब्रेन डेथ हो जाती है। या स्ट्रोक के पेशेंट है, मैसिव हेमरेज, जिसमें ब्रेन डेथ है पर बॉडी का दूसरे ऑर्गन्स चल रहे हैं, हार्ट पंप कर रही है, तो अगले 2 से 3 दिन में धीरे धीरे वो सिग्नल जब नहीं आएंगे ब्रेन से, तो ये ऑर्गन भी बंद हो जाएंगे। पर इस ब्रेन डेथ सिचुएशन में उसमें पूरा डॉक्यूमेंट किया जाता है, जैसे EEG वगैरह करके एक टीम होती है हॉस्पिटल में, ICU सेटअप में देखा जाता है कि ब्रेन डेथ कैसे डायग्नोज किया जाए। उसके लिए सेपरेट टीम होती है, उसमें कोई ट्रांसप्लांट टीम का कोई इंक्लूजन ही नहीं है। वो डिसाइड करते हैं कि ये इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज हो चुका है और इसमें रिकवरी नहीं होगी और कुछ ही दिनों में डेथ हो जाएगी। तो ऐसे ब्रेन डेथ पेशेंट यदि डोनेट करें तो लाखों लोगों को मदद मिल सकती है। इंडिया में जैसे आप जानते हैं लाखों लोगों की हर साल डेथ होती है रिनल फेलियर की वजह से। वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, मुश्किल से 10,000 ट्रांसप्लांट होते हैं इंडिया में और नीड है लाखों ट्रांसप्लांट की। तो यदि हम ब्रेन डेथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट को, तो लाइव डोनर्स की कमी, लाइव डोनर्स को सामने नहीं आना पड़ेगा। हम लोगों का प्रोग्राम डिजीज डोनर से ही चल सकता है। तो एक आदमी जो ब्रेन डेथ है वो लगभग 6 से 8 लोगों की जान बचा सकता है अपने ऑर्गन देके। उसमें दोनों आंखें हैं, उसके बाद किडनी है, दो किडनी हो गए, लीवर, हार्ट, लंग्स और पैंक्रियाज एंड इवन इंटेस्टाइन, जिनको इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट की जरूरत है, बोन और स्किन, ये सब ट्रांसप्लांट द्वारा संभव है। तो एक आदमी 6 से 8 ऑर्गन डोनेट करके एक नई जिंदगी दे सकता है। बिल्कुल। तो हमें इस स्तर पे ये भी काम करना चाहिए कि आगे आए लोग, और यदि आप मृत्यु के बाद भी जीना चाहते हैं, वो है ऑर्गन डोनेशन, लीव आफ्टर डेथ। मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई महादान नहीं हो सकता। अंगदान महादान है एक तरह से। तो मैं इसके माध्यम से बताना चाहूंगा, आम जनता में ये मालूम होना चाहिए कि डिजीज डोनर किस तरह से हमें हेल्प कर सकते हैं। लाइव डोनेशन में यह है कि परिवार के लोग ही डोनेट करते हैं। बिल्कुल। उसमें ग्रुप मैच किया जाता है, HLA मैच होता है। परिवार के जो क्लोज ग्रुप हैं, 1st डिग्री एंड 2nd डिग्री, वही डोनेट करते हैं। और 2 में से 1 किडनी यदि डोनेट किया गया, ये भी मिथ होता है कैसे जिएगा, 1 किडनी से भी आराम से जिंदगी चल सकती है। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि कई लोग एक ही किडनी के साथ जन्म लेते हैं, 1000 में 1, तो लाखों लोग होंगे एक ही, और वो नॉर्मली जीते हैं, मालूम ही नहीं चलता, पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो ऑर्गन डोनेशन किया जा सकता है, पर हमें सोचना पड़ेगा डिजीज डोनर पे।
बिल्कुल। सर, लोगों के मन में ये भी एक सवाल आता है कि किडनी की बीमारी को रोकने के लिए हमें क्या क्या उपाय करनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, ये भी एक बार जानकारी आप दे दें। हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कैसे क्या करना होगा, सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, पानी ज्यादा पिए। सबसे अच्छा ड्रिंक है वाटर। उसके अलावा हम लोग के जो इंडियन ड्रिंक्स हैं, लेमनेड, कोकोनट वाटर, बहुत अच्छे इसमें मिनरल्स और ये होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसको रेगुलर लें। पानी की मात्रा ठीक रखें, पानी इतना पिए, आपके वर्क पे डिपेंड करता है। कोई दिन भर एसी रूम में है तो ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगा, 1.5-2 लीटर ही काफी है। कोई बाहर काम कर रहा है तो इवन 3-4 लीटर, इवन जो मजदूरी कर रहे हैं, धूप में काम कर रहे हैं, उनके इवन 5-6 लीटर भी पानी की जरूरत होती है। तो ये कैसे डिसाइड किया जाए कितना पानी लिया है? यूरिन कलर शुड बी लाइक वाटर कलर। पानी जैसा कलर है यदि यूरिन का, मीन्स आपका इंटेक्ट सही है। यदि येलो, डार्क येलो हो रहा है तो आप एक्स्ट्रा पानी पी लें, वो किडनी इससे स्वस्थ रहेगी और फ्लश आउट हो जाएगा बॉडी के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है। उसके अलावा हरी सब्जी वगैरह का सेवन करें, सभी जो कॉमन सब्जियां हैं उनको लें। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है जैसे कि नट्स वगैरह ले सकते हैं आप, एलमंड, वॉलनट, ये शरीर के लिए लाभदायी है। फ्रूट्स में बेरीज वगैरह जितने भी हैं, अंगूर, बेरीज, उसके बाद सिट्रिक फ्रूट्स हैं जैसे ऑरेंज, पाइनएप्पल, ये ले सकते हैं आप। बनाना इज गुड फॉर गट बट वेरी हाई पोटेशियम कंटेंट, पोटेशियम काफी ज्यादा होता है बनाना में। तो जो ऑलरेडी सीकेडी डिजीज इसमें है, बनाना से थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रखना है। बाकी नॉर्मल लोगों के लिए बनाना इज गुड, उसमें कैलोरी भी है, पोटेशियम कंटेंट भी अच्छा है। सर, लेकिन ये सवाल भी आता है लोगों के मन में कि पानी के अलावा और भी क्या पिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो पानी बहुत ज्यादा नहीं पी पाते हैं। हाँ, ये भी है। उनके लिए मैं बताया जैसे लेमनेड ले सकते हैं सुबह शाम, नींबू पानी, शिकंजी बहुत बढ़िया ड्रिंक है। नमक का इस्तेमाल कम करें किसी भी फूड में, सबसे बेस लाइन चीज है। कोकोनट वाटर आप ले सकते हैं, हफ्ते में 4-5 बार ले सकते हैं। जो रेगुलर हैं, नॉर्मल हेल्दी हैं, रेगुलर भी ले सकते हैं। उसके अलावा जूसेस हैं कुछ, क्रैनबेरी जूस काफी हेल्पफुल है इसमें। उसके अलावा ग्रेप्स और सिट्रस जूसेस, दिस आर वेरी हेल्पफुल। डाइटरी चीजें जो हम लोग बात कर रहे थे, उसमें वेजिटेबल्स वगैरह तो प्लेंटी में आप ले सकते हैं। नॉन वेज में रेड मीट को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म डिफिकल्ट है इसमें, और इससे यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन लेवल हाई होने के चांस रहते हैं। सो रेड मीट थोड़ा कम करें। बाकी पोल्ट्री मतलब चिकन वगैरह, एग, फिश आप ले सकते हैं जो नॉन वेजिटेरियन है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। रेगुलर बीपी चेक कराएं, शुगर चेक कराएं जब भी मौका है। आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहना चाहिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना चाहिए। हमेशा बॉटम लाइन है लो सॉल्ट डाइट। सॉल्ट सबसे ज्यादा हमारे लिए पॉइजनस है। सर, एक सवाल जो दर्शकों के मन में हमेशा आता है और हम आम बहुत सुनने अब लगे हैं कि किडनी फेलियर होने के क्या कारण हैं। बहुत लोग हैं जो किडनी फेलियर के शिकार हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या है, लोगों को समझ नहीं आता, जो अब उनका किडनी फेलियर हो गया है एंड में उनको पता चलता है। इनके बारे में जानकारी दें। कई बार मालूम ही नहीं चलता है कि किडनी फेलियर हो रहा है, लोगों को एकदम एंड स्टेज में आके पहुंचता है। तो इसके बेसिकली पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसके सिम्टम्स जो हैं मेनली वही शुरुआत होती है कई बार नोजिया, वॉमिटिंग, मतलब उल्टी जैसा होना, शरीर में वीकनेस होना, बॉडी एक, बोनी पेन होना। उसके अलावा पेलनेस, शरीर में पैलर आ जाता है कि रंग कैसे उड़ रहा है इसका, वो हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से होता है। उसके अलावा सांस चढ़ना, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, और ये डेवलप होने लग जाता है। पैर में सूजन आ जाता है, पफीनेस ऑफ फेस होता है, और सीवियर वीकनेस। कई बार ये हालत होती है पेशेंट चल नहीं पा रहे हैं और पूरे शरीर में स्वेलिंग आ जाती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। वो ऑलमोस्ट एडवांस डिजीज में इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं। सर, एक मेरा लास्ट सवाल है कि आजकल ये किडनी डिजीजेस जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, तो डायबिटीज़ और हाई बीपी के कारण ये ज़्यादा किडनी फेलियर की समस्या बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल, हम लोगों का लाइफस्टाइल, हम लोगों की डाइट,
फास्ट फूड वगैरह बहुत लेते हैं, इसमें हाई सॉल्ट डाइट होता है, उसको कम करें। हमें सॉल्ट को रेस्ट्रिक्शन करना है, डायबिटीज को अच्छे से कंट्रोल करना है, मिठाइयाँ कम खाएं, थोड़ी फीकी चाय पीने की आदत डालिए, सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन करिए, शुगर कंट्रोल करिए, तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन भी कंट्रोल हो जाएंगे जी। और डेफिनेटली यदि इन दोनों चीजों को हमने कंट्रोल नहीं किया तो डिजीज प्रोग्रेस कर जाएगा, वो सीकेडी में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल। चलिए, मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को किडनी हेल्थ को लेकर जो भी कंफ्यूजन था वो सब क्लियर हो गया। शुक्रिया हमें समय देने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। धन्यवाद।